हाँ जी, तो फिर से एक बार सभी लोगों को एक बहुत बढ़िया प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आप जो भी बोलते हैं, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। देखिए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे उसके लिए आपको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट। कुछ लोग रात को भी गधे की तरह लगे रहते हैं, उल्लू की तरह काम करते हैं, वो बात अलग है। तो देखो, आज की डेट में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, ये चैप्टर बायोलॉजी का है, वो भी 12th की बायोलॉजी का, लेकिन 12th की बायोलॉजी को भी पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, थोड़ा लेंदी ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर है। ठीक है, तो आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ हम इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके नाम को ही समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब कहीं ना कहीं तक बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं 3 टर्म्स आ रहे हैं। तीन टर्म क्या है, कैसे वाले? देखो, सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन की बात कर ली। रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें, अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? बेसिकली हम कहते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए हम लिखते हैं इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन की अगर मैं केवल बात करूं, रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। मतलब खुद के जैसे बच्चों को, जो ऑफस्प्रिंग्स को या फिर बच्चों को, या फिर हम लोग प्रोजेनी भी कहते हैं, प्रोजेनी को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है जी, रिप्रोडक्शन की बात हो गई। बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? देखो, रिप्रोडक्शन भी ना कई टाइप का होता है। जैसे कि एक रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव कैसा वाला? जैसे मान लीजिए कोई रोज़ का प्लांट है, उसकी डंडी काट के किसी और में लगा दिया, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव। 2 प्लांट्स आ गए, ठीक है, इसको ये हो गया वेजिटेटिव वाला। देन सेकंड वन आता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई टाइप का होता है, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म में दिखता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इसकी एकदम मोस्ट प्रीमियम टाइप रिप्रोडक्शन की। अगर मोस्ट प्रीमियम टाइप की बात करेंगे तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है जी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है? यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। अब सेक्स ऑर्गन्स में क्या होगा? सेक्स ऑर्गन के अंदर सेक्स गैमेट होंगे। अब वो सेक्स गैमेट क्या करेंगे? वो आपस में फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करने को हम कहते हैं, फ्यूज़ करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो। इस तरीके से ये आगे की कहानी चलेगी। बट तो अगर हम सबसे पहले अगर इसकी बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल का क्या है इसमें? सेक्सुअल क्या है? मोस्ट प्रीमियम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है? मोस्ट प्रीमियम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। देन ये वाली लाइन तो हम समझ गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन मतलब हो रही है, किस में हो रही है? फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, इस बात को समझना एक अजीब बात है। अब देखो, प्लांट किंगडम का आपने कभी चैप्टर पढ़ा होगा ना आपने, प्लांट किंगडम का चैप्टर। प्लांट किंगडम में हम लोग जब फाइलम्स की बात करते हैं, उसकी नीचे की आगे की बात करते हैं प्लांट किंगडम में, तो हमारे पास 5 चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक आती है एल्गी, एक आती है ब्रायोफाइट, एक आते हैं टेरिडोफाइट्स, एक आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, देन कौन से आते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, देखो हायर प्लांट्स की अगर बात करें ना, जैसे आप अपने आमने सामने देखते हो तो वो मैक्सिमम कैसे एंजियोस्पर्म्स हैं।
कैसे हैं, मैक्सिमम कौन से, एंजियोस्पर्म्स हैं। बट हायर प्लांट्स, ऊंचे ऊंचे पेड़ अपने पास उसके भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के भी होते हैं। बट जिम्नो और एंजियो में अगर हम ये करना चाहें, डिफरेंस देखना चाहें, तो जो एंजियोस्पर्म्स होगा ना, एंजियोस्पर्म में क्या होगा, फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, फ्रूट की फॉर्मेशन होगी अपने पास सबसे पहली बात। और फल की क्या कहते हैं, फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई जिसको हम फल कहते हैं, जैसे कि एप्पल खाते हो आप, मैंगो खाते हो, लीची हो गई, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और वेजिटेबल्स में भी। और क्या होता है, फ्लावर बनता है, क्या बनता है, फ्लावर बनता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहते हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, ये हम किसको कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और जहाँ तक कि एंजियोस्पर्म्स की बात है, अगर आप लोगों ने प्लांट किंगडम वाला लेक्चर, मैंने एक डाल रखा है, उसके भी आगे के डालूंगा, अगर वो प्लांट किंगडम वाला लेक्चर देख रखा है तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि इसकी मेन स्टेज कौन सी होती है। 2 स्टेजेस बताई गई हैं आपको, एक गैमेटोफाइट स्टेज और एक स्पोरोफाइट स्टेज, ठीक है, 2 स्टेजें बताई गई हैं। तो दोनों में से एंजियोस्पर्म की कौन सी वाली स्टेज है, मेन स्टेज कौन सी है, ये बताना ज़रूरी है। तो मेन स्टेज कौन सी होगी, जल्दी बताएंगे। मेन स्टेज इसकी, मेन स्टेज कौन सी आ जाएगी, स्पोरोफाइट। मेन स्टेज कौन सी आ जाएगी, स्पोरोफाइट। अच्छा, इतना तो याद होगा ना कि मेन स्टेज का मतलब क्या होता है। अगर मेन स्टेज गैमेटोफाइट है, ठीक है, अगर मान लो मेन स्टेज किसी प्लांट में स्पोरोफाइट है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब एक ही होता है, मैक्सिमम लाइफ टाइम, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी में। अगर मान लो किसी पेड़ की ज़िंदगी है 1 साल या 2 साल, मान लो 1 साल की ज़िंदगी है किसी पेड़ की, अगर किसी पेड़ की 1 साल की ज़िंदगी होती है तो उसमें 1 साल में मैक्सिमम टाइम वो स्पोरोफाइट स्टेज दिखाएगा, मैक्सिमम टाइम वो स्पोरोफाइट स्टेज दिखाएगा। मान लो 100 दिन की, मान लो 100 डेज, एक किसी भी प्लांट का, एक एंजियोस्पर्म है, उसका 100 डेज का क्या है, लाइफ टाइम है, मतलब 100 ही दिन में वो उगेगा भी, जिएगा भी और मर भी जाएगा। तो उसमें मैक्सिमम टाइम पता है, मान लो 100 में से 90 दिन तो ये स्पोरोफाइट स्टेज दिखाएगा, केवल 10 दिन दिखाएगा गैमेटोफाइट स्टेज, समझे। तो इस तरीके से स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज की बात होती है, और मेन स्टेज आती है स्पोरोफाइट इसकी। तो दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या मतलब है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, मोस्ट प्रीमियम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, पहली बात। और रिप्रोडक्शन क्या होती है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे पास एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स की मेन स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर दी, प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर उगते हैं, तो फ्लावर की बात क्यों नहीं करते हैं, एक बार फ्लावर की भी बात करते हैं। एक सेकंड देंगे बस, फ्लावर की बात भी करना ज़रूरी है। अब आप अगर अपनी एनसीईआरटी को निकालेंगे, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को निकालेंगे तो आपको दिखेगा, एनसीईआरटी की बुक में अगर आपको दिखा लगे तो आपको दिखेगा एक फ्लावर का डायग्राम बना हुआ है, बहुत बढ़िया सा। कैसा बना हुआ है, मैं बना के दिखाता हूँ। देखो यार, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बने तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास स्टिग्मा हो गया, ठीक है। ये हो गया, और हम क्या बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखो
क्या बनाया, ये छोटा सा एक फ्लावर का डायग्राम बनाया है। ऐसा सेम टू सेम डायग्राम अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालेंगे तो आपको उसके अंदर दिखेगा, ठीक है। तो अब जरा ना इसकी लेबलिंग करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, लेबलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम कह देते हैं थैलेमस, थैलेमस, ठीक है, इसको हम कह देते हैं थैलेमस। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो एक्सटेंशन निकल रही है, देखो कभी ना टमाटर को उठाओ, कभी आपके घर में टमाटर होगा, कहीं टमाटर तो सबके घर में होता है, टमाटर को उठाओ, टमाटर के ऊपर आपको एक ताज दिखेगा, उसको हम ताज कह देते हैं। जैसे बैगन के ऊपर ताज दिखता है, टमाटर के ऊपर ताज दिखता है। वो ताज में जो ऐसे ऐसे करके वो निकल रही होती है ना, लीफ सी हरी हरी सी दिखती है, वो हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपना सेपल्स। वही ये चीज़ है, वही है ये चीज़, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, सेपल्स, सेपल्स, ठीक है जी, सेपल्स हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो रेड रेड सा मैंने बनाया ना, ये रेड रेड्स, ये रेड रेड्स क्या है, पंखुड़ियाँ हैं। जैसे आप गुलाब का फूल होता है आपके पास, मान लो आपके पास गुलाब का फूल है, आप किसी को देने के लिए जा रहे हो, रोज़ डे आ गया, बढ़िया सा प्रपोज डे आ गया, रोज़ डे आ गया, आपने 10 रुपये का गुलाब खरीदा, आप किसी के पास लेके पहुँच गए, मेरे पास पेन है, मैं पेन दिखाता हूँ, ठीक है, आप पहुँच गए, आपने जो भी बोला। लेकिन जो इसमें गुलाब में जो खूबसूरती है, जो खूबसूरती है वो किससे दिख रही है, गुलाब में खूबसूरती दिख रही है इसके गुलाबी गुलाबी पंखुड़ियों से, पंखुड़ियों से दिख रही है। तो उन पंखुड़ियों को हम लोग कह देते हैं पेटल्स। क्या कह देते हैं, पेटल्स, पेटल्स, ठीक है जी, पेटल्स हो गई। थैलेमस समझ में आ गया, सेपल समझ में आ गई, पेटल समझ में आ गई। अब इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो आपको ये पतला सा ये धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम कह देते हैं एंथर। देखो पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टेमिन कहते हैं, ठीक है। बट ये स्टेमिन ना 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। किस पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट, ठीक है। तो मैं ऐसी दोनों को दिखा देता हूँ। ये है जी एंथर, ये है जी एंथर, और ये वाला जो है ना, ये डंडा जो है, ये डंडी सी जो दिख रही है, ये बहुत जैसे बाल होते हैं ना, सर के बाल, इससे भी ज़्यादा बारीक होती है ये वाली डंडी, बहुत बारीक दिखती है। इसको हम कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। इन दोनों को कंबाइनली हम लोग कह देते हैं स्टेमिन, कंबाइनली क्या कह देते हैं, स्टेमिन कह देते हैं, ठीक है। हो गया, ये बात भी हो गई, ठीक है, हमने ये वाली चीज़ समझ ली। ऐसी सेम टू सेम एक और लगी हुई है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं करनी। अभी इसकी बात करते हैं, ये जो अजीब सा बोतल जैसा स्ट्रक्चर लगा, कैसा लगा, बोतल जैसा, बोतल भी नहीं कहेंगे इसको, जग कहेंगे, पानी वाला जग होता है ना, पानी वाला जग, ये ऊपर से बहुत फैला हुआ है, फिर पतली सी है, फिर नीचे पेट इसका बड़ा सा हो गया, क्या बोतल नहीं, पानी के जग जैसा लग रहा है, ठीक है। इसकी जो सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है ना, ये वाली जो सतह होती है ना, ये कुछ ऐसे होती है, एक प्लेट की तरीके से ऐसे फैली हुई होती है, ऐसे मान लो, ऐसे फैली हुई होती है, ऐसे राउंड में फैली हुई होती है। इसको हम कह देते हैं अपने पास एक तरीके से ना, ये फैली हुई सी होती है, और इसके ऊपर ना पानी सा पड़ा हुआ होता है। कैसा पड़ा होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, जैसे हवा में मॉइस्चर होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर सतह के ऊपर ना थोड़ा सा ना मॉइस्चर सा आ जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना, मॉइस्चर आता है। तो ये वाली चीज़ को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं स्टिग्मा, याद रखना नाम, स्टिग्मा। नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े अच्छे अच्छे लगेंगे, ऐसे लगेंगे कि ऐसे कैसे नाम है, ठीक है। अब इस वाली चीज़ की बात करें, जो पतली पतली सी इसकी गर्दन है, गर्दन का क्या नाम होता है, गर्दन किसी चीज़ के लिए स्टाइल दिखाने के लिए होती है ना। अब लड़कियों के पतली पतली गर्दन होती है, ऐसे करके स्टाइल दिखाती है, ऐसे करके स्टाइल दिखाती है, तो क्या नाम रख दिया इसका, आपने रख दिया भाई स्टाइल, तुमने कह दिया तो रख दिया, तुमने कह दिया तो हमने भी रख दिया स्टाइल। इसका नाम हमने, गर्दन का नाम रख दिया स्टाइल, क्योंकि गर्दन होती है स्टाइल दिखाने के लिए, ओके। अब ये नीचे जो इसका पेट है, पेट कैसा होता है,
पेट कैसा होता है, पेट का नाम क्या होता है, पेट को छोड़ो कैसा होता है, पेट का नाम क्या है, इसके पेट का नाम है ओवरी। क्या है, ओवरी। ये और ये, इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के एक नाम बनता है इसके लिए, पिस्टिल। पिस्टिल, वो वाली पिस्टिल नहीं है भाई, ये वो मिर्ज़ापुर वाली पिस्टिल नहीं है, ये नॉर्मल पिस्टल है। ये फ्लावर वाली बड़ी खूबसूरती वाली पिस्टल है, वो वाली नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लावर का डायग्राम। अब फ्लावर के डायग्राम में एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आया हुआ है। कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आपने देखा होगा कुछ पहले के टाइम पे एक ज्योमेट्री बॉक्स आता था बचपन में। पहले एक ज्योमेट्री नाम से सब्जेक्ट होता था मैथ में, तो इसमें एक ज्योमेट्री बॉक्स मंगाया जाता था। उस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें काम में आती थी। एक स्केल काम में आता था, एक कंपास काम में आता था, एक स्केल, एक कंपास, और क्या काम आता था, पेंसिल, एक रेज़र, एक शार्पनर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी तो थी जो काम ही नहीं आती थी। एक ट्रायंगल सा पड़ा रहता था उसके अंदर, एक ट्रायंगल सा नहीं पड़ा रहता था, ऐसा करके कोई ट्रायंगल सा पड़ा रहता था, एक टेढ़ा सा ट्रायंगल पड़ा रहता था जिसका काम ही नहीं आया कभी। तो जैसे जो चीज़ें हमको काम आती हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे काम आती है, इसेंशियल, कि ये ज़रूरी है। कैसी चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके ना होने के बाद काम नहीं चलेगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो काम नहीं आ रही वो एसेसरी है, जो काम नहीं आती ना चीज़, लेकिन रख ली है, अच्छी लग रही है भाई, रख ली ज्योमेट्री बॉक्स में, अच्छी लग रही है, भरा सा लग रहा है इसलिए रख ली, तो उनको हम कह देते हैं एक एसेसरी आइटम्स, ठीक है। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था, देखो, जो इसेंशियल वर्ड कौन कौन से हैं। इसेंशियल मतलब ज़रूरी, मतलब जिनके बिना काम नहीं चलेगा, और वर्ल मतलब इसके पंख, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को तुम वर्ल कह सकते हो एक तरीके से। वैसे तो इसेंशियल ही कह दो, इसेंशियल वर्ल, कुछ भी कह दो। इसेंशियल वर्ल यानी ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं इसके अंदर, भाई साहब दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हैं। कौन सी, एक तो आपके पास ये वाली, ये पानी का जग और ये डंडा, पानी का जग और ये डंडा, है कि नहीं, पानी का जग और डंडा। ये डंडे का क्या नाम था, हमने रखा था स्टेमन, स्टेमन रखा था, ठीक है जी, स्टेमन रखा था हम लोगों ने इसका नाम। और ये पानी के जग का हमने क्या नाम रखा था, हमने रखा था पिस्टिल, याद रखना, पिस्टिल, ओके। तो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था कि भाई इसेंशियल वर्ड बताओ। तो इसेंशियल वर्ड कौन से होते हैं, स्टेमन होते हैं और पिस्टिल होती है। अगर आपको थोड़े मिलते जुलते नाम आ जाएं, अगर स्टेमन की जगह आपको सेपल दे दे, एस से दोनों नाम होते हैं, स्टेमन भी और सेपल भी, आप थोड़ा सा दिमाग चकरा जाएगा और आप गलती से इसकी जगह पे इसको लगा दोगे, है कि नहीं, इसकी जगह पे इसको लगा दोगे। क्यों, अब देखो क्यों लगा दोगे। एसेसरी वर्ड में पता क्या आता है, एसेसरी वर्ड में आते हैं सेपल, और हमारे पास सेकंड चीज़ क्या आती है, हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है पेटल्स, अब आप कहोगे, अब आपके दिमाग में ना एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आएगा, आपने कभी गुलूकंद खाया, गुलाब की पंखड़ियों से गुलूकंद नाम की चीज़ बनाई जाती है, बड़ी टेस्टी होती है, मीठी मीठी सी, पान में लगाई जाती है, ज़रूर सुनी होगी। तो आप कहोगे भाई ये पेटल्स जो है वो एसेसरी कैसे हो गई जब ये तो किसी काम आ रही है। देखो, ये हमारे काम आने वाली चीज़ नहीं है, इससे हमारा काम आना कोई लेना देना नहीं है। हर चीज़ में ह्यूमन अपनी फ़ायदा देखे उसका ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ़ायदा देखा जा रहा है प्लांट का, या प्लांट की लाइफ का, प्लांट की ज़िंदगी का, क्योंकि उसे भी तो आगे बढ़ के कुछ करना है, एक खूबसूरती में कुछ नहीं रखा,
खूबसूरती तो आकर्षित करने के लिए होती है, खूबसूरती तो आकर्षित करने के लिए होती है। तो ये पेटल्स जो है ना, ये तो बेवकूफ़ों को आकर्षित करने के लिए हैं। ये आकर्षित किसको करते हैं ये भी बताया जाएगा, समझे। तो ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये दोनों के दोनों ना स्पोर फॉर्मेशन में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? स्पोर फॉर्मेशन में। ये जो स्टेमन है इसके अंदर कहीं ना कहीं माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, कहीं ना कहीं क्या हो रही है? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर पिस्टिल की बात करेंगे, पिस्टिल की बात करोगे तो आपके अंदर पिस्टिल में क्या हो रहा है? हमारे पास कहीं ना कहीं एम्ब्रियो सैक बन रहा है। एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक को क्या हम कहते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट। और अगर हम मेल गेमेटोफाइट की बात करेंगे जो कि एंथर के अंदर और फिलामेंट बेसिकली एंथर के अंदर बनता है, एंथर के अंदर जो बनता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है पॉलन ग्रेन। क्या नाम होता है उसका? पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो बेसिकली आगे की बात पे आते हैं। ये क्यों ज़रूरी है ये लिख लो, ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है बिकॉज दे हेल्प इन स्पोर फॉर्मेशन। ये हेल्प इन स्पोर फॉर्मेशन, समझे। क्यों ज़रूरी है? स्पोर फॉर्मेशन के लिए। और ये क्यों? ये पेटल्स जो होती हैं, पेटल्स केवल आकर्षित करने के लिए होती हैं। आपने देखा होगा कई बार बहुत सी खूबसूरत सी पेंटिंग्स बनती हैं, फ़ोटो खींचती हैं, उसमें आपने देखा होगा एक मैरीगोल्ड कोई फ्लावर है, कोई मैरीगोल्ड फ्लावर है, उसके ऊपर मधुमक्खी बैठी हुई है। मधुमक्खी किसको देख के आती है? खूबसूरत पंखुड़ियाँ देख के आती है। ऐसे ही आपने देखा होगा सूरजमुखी का सनफ्लावर वाला फ्लावर, सनफ्लावर है, सनफ्लावर के ऊपर आपने किसी मधुमक्खी को या फिर किसी तितली को बैठे हुए देखा होगा, किसी बटरफ्लाई को बैठे हुए देखा होगा। तो बटरफ्लाई क्यों आती है उसके ऊपर? उसकी खूबसूरती देख के आती है। और खूबसूरती कैसे आती है? खूबसूरती आती है पेटल से। और इन्हीं चीज़ों से आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिख रखी है स्पेशली कि बहुत ही ज़्यादा खूब, जैसे आपको किसी लड़की को प्रपोज़ करना है या आपको किसी लड़के को प्रपोज़ करना है तो आप फूल लेके जाते हो और फूल बन के आ जाते हो, फूल लेके जाते हो, जैसे आप रोज़ लेके जाते हो। ऐसे ही आपने देखा होगा जो हम मंदिरों में जाते हैं, बेसिकली मंदिरों में जाते हैं, भगवान के ऊपर फूल की वर्षा करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। तो एक तरीके से फूलों को हमारे संस्कृति में भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। और आपने देखा होगा, ये तो हो गई अच्छी बात, जब हम किसी को, वैसे तो वो भी ठीक ही है, जब हम किसी देवता को पूजने के लिए जाते हैं तो हम उनको पुष्प अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं उनके ऊपर। ऐसे ही कभी कभार आपने सुना होगा, शायद सुना हो, वैसे तो सुनना चाहिए, क्या जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर भी फूल रखे जाते हैं। जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए जाता है तो उसके ऊपर फूल अर्पित करता है, सुना होगा, देखा भी होगा। तो हमारे पूरे कल्चर में, हमारे पूरे ट्रेडिशन में, और हमारे ही नहीं एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में कोई ट्रेडिशन जो भी है उसके लिए फूल बड़े अच्छे लेवल पे काम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अपनी खुशी भी जाहिर कर सकते हैं, किसी की याद आ रही है वो भी जाहिर कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से फूलों का यूज़ होता है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। एक स्लाइड में एक क्वेश्चन की बात हो गई है, इस स्लाइड में एक क्वेश्चन की बात हो गई है। आप अगर अपना देखेंगे तो 16 या 17 का क्वेश्चन था, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से एक चीज़ समझ ली है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे कैसे करके पढ़ेंगे इस चैप्टर को, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। और इसके अंदर क्वेश्चन भी जब नीट में पूछे जाते हैं तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो ज़रूर मानेंगे, हल्का फुल्का चैप्टर तो हम इसे मान नहीं सकते। हल्का फुल्का चैप्टर तो हम इसे मान नहीं सकते। तो इसको पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तुमको बहुत पसंद है स्ट्रेटेजी, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो स्ट्रेटेजी, करते कुछ नहीं हो। तो हम करेंगे, तुम देखना। देखो, कभी भी किसी काम को करने के ना 3 फेज़ होते हैं। किसी काम को करने के 3 फेज़ होते हैं। सबसे पहले तैयारी। देखो, जैसे अभी आप नीट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल मिलेगा।
नीट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, नीट के एग्ज़ाम देने से पहले आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ के उसकी तैयारी कर रहे हो, उसके बाद रिवीजन करके, उसके बाद टेस्ट दे के, उसके बाद घिस के मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ दे के, टेस्ट सीरीज़ दे के आप तैयारी कर रहे हो। तैयारी वाला जो फेज़ होता है ना, हम कहते हैं प्री नीट फेज़ के नाम से बोल देते हैं कि प्री नीट फेज़, नीट से पहले का फेज़, ठीक है। सेकंड फेज़ आता है आपके पास नीट का फेज़। सेकंड आता है, मान लो तैयारी कर ली, अब आ गया है एग्ज़ाम का डे, पेपर देने जाना है, आप चल दिए, आप बैठ गए, आप पेपर दे रहे हो, आप पेपर अपना सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एग्ज़ाम अपना सॉल्व कर रहे हो, नीट का एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हो। ये हो गया सेकंड फेज़। अब इसके बाद डंडे से पिटाई होगी, अब आपको भी फूल चढ़ाए जाएंगे, मतलब आपको फूल चढ़ा के आपको AIR 1 के भाग में रखा जाएगा या फिर आपको डंडे के भाग में रखा जाएगा, है कि नहीं। तो वो भी बात होती है, उसको हम कह देते हैं पोस्ट नीट फेज़। तो प्री नीट फेज़ में क्या हो रहा है, नीट फेज़ में क्या हो रहा है, पोस्ट नीट फेज़ में क्या हो रहा है। ऐसे ही ये हमारा चैप्टर है कुछ, जिसके अंदर 3 फेज़ आते हैं। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज़, 3 फेज़ में डिवाइडेड है, जिसमें पहला फेज़ जो आता है वो आता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज़, ठीक है, राइटिंग इधर उधर हो रही है, संभाल लेना। देन आता है फर्टिलाइजेशन फेज़, ठीक है। फिर तीसरा फेज़ आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज़, ठीक है। ये 3 फेज़ की हम लोगों ने बात करी है। जैसे कि हमने प्री नीट, नीट और पोस्ट नीट फेज़ की बात करी थी, ऐसे ही इस फेज़ की बात करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन, हमने एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि फीमेल गैमेट मिल गया, मेल गैमेट में आ गया, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट बनेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। किसकी डेफिनेशन अगर आप बोलोगे तो लिख लो, क्या बोलते हैं इसको, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म्स जाइगोट, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, लिख लेना, ठीक है। तो हमने फर्टिलाइजेशन को एक माध्यम बना लिया, उसके बेस पे हमने चैप्टर को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक आता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज़, एक आता है फर्टिलाइजेशन फेज़, एक आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज़। तो अब इन फेज़ों में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ की। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि शुरू होने वाला है प्री फर्टिलाइजेशन फेज़, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ शुरू होने वाला है अब। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज़, प्री फर्टिलाइजेशन फेज़, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ में देखो, फर्टिलाइजेशन कब होगी, जब हमको मेल गैमेट भी मिल जाएगा, फीमेल गैमेट भी मिल जाएगा, है ये नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखें ना कि यार मेल गैमेट बन कैसे रहा है, मेल गैमेट बन कैसे रहा है, फिर हम देख लेंगे फीमेल गैमेट कैसे बन रहा है। देन इसके बाद हम इनको वापस आपस में मिला देंगे, आपस में किसी ना किसी को देखेंगे कैसे मिलेंगे, कैसे फ्यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें मेल गैमेट कैसे बन रहा है, तो हम कह सकते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको गैमेटोजेनेसिस नाम का वर्ड आ गया, खत्म कहानी, नहीं आ रहा समझ में। समझो क्या होता है गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन। देखो किसका मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन। देखो कुछ चीज़ें ना आपको याद होनी चाहिए।
देखो जैसे इसमें क्या आया, गैमेटोजेनेसिस, क्या वर्ड आया, गैमेटोजेनेसिस। गैमिट का तो मतलब गैमिट है, तो उसमें क्या कहें, सिंगल सेल होता है, हैप्लॉइड होता है, इसके फ्यूज़ कार्बन, दो गैमिट फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है, ये बात तो करी हुई है। अब जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। आपके आगे किसी भी चीज़ के आगे जेनेसिस लगाओ तो आप कहेंगे फॉर्मेशन, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis ओवा का फॉर्मेशन, है कि नहीं, ओवा का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। इस तरीके से हर किसी के जेनेसिस अगर लिखा है तो हम उसको क्या कहेंगे, फॉर्मेशन। ठीक है, ये बात पक्की हुई। अब देखो मेल गैमेट कहाँ बनेगा, मेल गैमेट बनेगा आपका एंथर के अंदर, जो कि पार्ट किसका है, स्टेमिन का। तो हम स्टेमिन को उठा लेते हैं, पूरे स्टेमिन को, इस वाले पार्ट को हम लोग कह देते हैं एंथर, और इस वाले हम पार्ट को कह देते हैं हम फिलामेंट। ठीक है, ऐसे ही था ना, कुछ ऐसे ही था ना, एंथर और फिलामेंट। तो सबसे पहले हम एंथर की बात करें, सबसे पहले हम बात कर देते हैं एंथर की। तो देखो सबसे पहला पॉइंट एंथर का, आपने देखा कि ये बाइलोब्ड है। कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। कैसा, देखो जैसे ये एक मेरी मुट्ठी है, एक हाथ है मेरा, इससे मैंने एक पंच बनाया, इससे मैंने एक पंच बनाया और ऐसे करके मिला दिया, तो हम कह सकते हैं ना बाइल, दो हाथ मिलने से बना। तो ऐसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। कैसा दिखता है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, किसका, अपना एंथर का। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को जिसके अंदर दो लोब हों, एक लोब मान लो ये है, एक लोब मान लो ये है, मिला दिया तो दो लोब हो गए। दो लोब के टर्म को हम लोग साइंटिफिकली क्या कह देते हैं, बाइलोब्ड। कैसे कह देते हैं, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ना हर एक लोब के अंदर, हर एक लोब के अंदर क्या होता है, एक मेगा स्पोरेंजिया होता है, सॉरी माइक्रो स्पोरेंजिया होता है, सॉरी मेगा नहीं, माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं। दोबारा बोल देता हूँ, हर एक लोब के अंदर दो माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, तो एक में दो होते हैं, तो दो में कितने हो जाएंगे, दो लोब में कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। तो चार के लिए हम लोग टेट्रा शब्द का यूज कर सकते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ये वर्ड, ये जो टर्म्स है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, डायरेक्ट लिखी हुई है, देख सकते हैं। ठीक है, तो एंथर की बात हो गई। ठीक है, बाइलोब्ड होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, यानी चार स्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं इसकी फिलामेंट की। एंथर की अभी और बात करेंगे, थोड़ी सी बात और ज़्यादा डीप तरीके से करेंगे। पहले फिलामेंट की थोड़ी सी बात हम समझते हैं, जो कि एक क्वेश्चन भी आपको समझाएगी। पेन ले लेता हूँ मैं। फिलामेंट, फिलामेंट, फिलामेंट देखो क्या होता है। फिलामेंट हमारे पास लंबा धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, लंबा धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, थिन स्ट्रक्चर है। कैसा है, थिन, थिन है और सिलेंडर है। देखो ये सिलेंडर वो नहीं है जो आपके घर में आता है गैस लगाने, गैस के लिए, ये वो वाला सिलेंडर नहीं है। मैं फिर समझा रहा हूँ, ये वो वाला सिलेंडर नहीं है। ये कैसा सिलेंडर है, इस वायर के जैसा। किसके जैसा, इस वायर के जैसा। देख रहे हो इस वायर की लंबाई कितनी ज़्यादा है, इस वायर की लंबाई कितनी ज़्यादा है, लेकिन ये पतली भी तो बहुत है, ये वायर पतली भी तो बहुत है। इसकी लंबाई के आगे क्या हम इसकी चौड़ाई को या इसकी मोटाई को हम रख सकते हैं सामने, इसको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि लंबाई कितनी है, मीटर में है, और इसकी मोटाई कितनी है, बहुत ही कम, mm में होगी, mm में आते हैं तार, है कि नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, थिन है, सिलेंडर है। सिलेंडर हम किसको कहते हैं, जो पतला हो और लंबा हो, लंबा बहुत हो, पतला बहुत कम हो,
पतला बहुत कम। आपने कुछ अपने दोस्त देखे होंगे जिनकी 6-6 फीट की हाइट होती है और कितने पतले से होते हैं, जैसे एक हाथ के बराबर तो उनकी कमर होती है। होता नहीं है, ठीक है। थिन होता है, सिलेंडर होता है, इस बात की बात हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं एंथर के बारे में। हमने क्या करा, हमने ऐसे एंथर लिया, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे एंथर आ रहा था, आपने क्या करा, आपने तलवार उठाई और ऐसे करके काट दिया। एंथर के 2 हिस्से कर दिए। ऐसे नहीं काटा है जो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे काटा है जो ऐसे 4 खाने चित्त, ऐसे काटा है। तो कैसे काटा है दिखाते हैं, कुछ ऐसे काटा है। कुछ ऐसे काटा है कि उसके कुछ ऊपर से जब हम देखें ना टॉप व्यू समझते हो ना, टॉप व्यू। आज के डेट में आप ड्रोन से बहुत चीज़ों का टॉप व्यू देखते हो, ऐसे ये टॉप व्यू दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो उन्हीं लेयर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली लेयर होती है इसकी बाहर। देखो बहुत सारी चीज़ें इसके आगे पीछे चिपक जाती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, जैसे धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी। तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैसी इसेंशियल चीज़ है। तो इसेंशियल है तो इसकी सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी ना। इसी वजह से ये वाली लेयर होती है इसके ऊपर। इस लेयर का नाम होता है हमारे पास एपिडर्मिस। क्या होता है, एपिडर्मिस। देखो बना लेना पूरे में, चलो मैं बना देता हूँ। पतली सी लेयर होती है, ज़्यादा मोटी लंबी चौड़ी होती नहीं है। कैसी होती है, पतली सी लेयर होती है। पतली सी लेयर होती है। तो सबसे पहली लेयर यही होती है आपके पास, जो आउटर होती है। और इसका नाम क्या आ जाता है आपके पास, क्या आ जाता है इसका, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और कैसी होती है ये, आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट होती है, ठीक है। याद रखना, कभी आपसे पूछ ले कि एंथर की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, 4 ऑप्शन दे दे कि भैया बताओ, एंडोथीशियम है, एपिडर्मिस है, टेपेटम है, या फिर मिडल लेयर है। आप चिकना, आपको याद होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दूसरी लेयर पे। अब देखो ये तो हो गई बाहर वाली लेयर, ठीक है। अब कोई ऐसी इम्प्योरिटी भी तो होती है जो ये वाली वॉल कुछ ना कर पाए, कुछ ये वाली जो वॉल है ये कुछ ना कर पाए। तो इससे बचाने के लिए भी तो कोई वॉल होनी चाहिए, कोई ऐसी दीवार होनी चाहिए। तो ऐसी दीवार होती है एक और, अंदर होती है, मोटी सी होती है थोड़ी सी, इससे मोटी होती है, ठीक है। इससे मोटी होती है, इससे काफ़ी मोटी होती है, बिल्कुल मोटी नहीं बल्कि काफ़ी मोटी होती है। इसका नाम होता है एंडोथीशियम। क्या नाम होता है इसका, एंडोथीशियम। इसका नाम होता है एंडोथीशियम। ऐसे न्यूक्लियस बना लेना, मेरे को तो जल्दी बन जाएंगे ये लोग। ठीक है, एक ये लेयर होती है अंदर, इसका नाम होता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, ठीक है, ये होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद अंदर कुछ और लेयर्स भी होती हैं, और लेयर्स भी होती हैं। कैसी लेयर्स होती हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो जो मैंने बनाया है, ये लेयर्स हैं, दिख रही हैं आपको, साफ साफ दिख रही होंगी जैसा कि मैंने बनाया है, ठीक है।
ठीक है, ये बना दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने लेयर्स बनाई हैं। ये आपने देख रहे होंगे, अभी तक तो मैं सिंगल सिंगल लेयर बना रहा था, बट अब तो ये मैंने बहुत सारी लेयर्स बना दी। कितनी बना दी? 1 2 3 बना दी। अब ये लेयर्स 2 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, 2 से 3 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 2 से 3 लेयर। लेयर किसको कहते हैं? लेयर किसको कहते हैं यार? एक परत, उसके ऊपर जैसे मान लो आपके पास आलू है, आपने खाने हैं, क्या कहते हैं, आलू के चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स, उसके लिए आलू को काटना पड़ता है, उसके लिए आलू को काटना पड़ता है। एक एक आलू को ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे शेप में काट दिया। तो मान लो एक आलू का जो चिप्स बनाना वो एक लेयर है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया, तो ये कैसी हो गई? लेयर्स हो गई। कैसी हो गई? लेयर्स हो गई। ऐसी बकवास कमेंट भी मत करना। ठीक है, तो ये कितनी लेयर्स हो गई? ये तो मैंने 3 बना दी हैं। तो ये कितनी हो सकती हैं? ये 3 हो सकती है मैक्सिमम, और कम से कम 2 से 3 होंगी, कभी भी सिंगल लेयर होगी नहीं है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मिडल लेयर। मिडल लेयर, बड़ा सिंगल सा नाम है। इनके तो अच्छे अच्छे नाम थे जो याद भी ना हो, तो ये याद हो जाएगा, अच्छी बात है। 2 से 3 होती है। ठीक है, 2 से 3 होती है। अब इसके अंदर एक और लेयर है। क्या बात कर रहे हो सर? प्याज की तरह चीज़ है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर है, तारीख पे तारीख के बाद लेयर पे लेयर। ठीक है, तो इसके बाद एक और लेयर होती है। एक और मैंने लेयर बना दी। अब देखो, इसके अंदर ना मैं ये जो डॉट डॉट यानी न्यूक्लियस बहुत सारे बना रहा हूँ, है ना। ये मैं न्यूक्लियस ना बहुत सारे बना रहा हूँ। इसकी वो बना देते हैं बाउंड्री, इनकी तो बनी हुई है। अब ये जो मैंने अंदर की तरफ हरी सी बना दी है, इसके अंदर मैंने, आपने देखा होगा, न्यूक्लियस ज़्यादा बनाए हैं। हर किसी में मैंने 1 2 या 3 बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसमें न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसका लेयर का नाम होता है टेपेटम। क्या नाम हो जाता है? इसका नाम हो जाता है टेपेटम। इसमें क्या होते हैं? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी नहीं, मल्टी, चलो लिख लो, मल्टी भी ठीक टर्म है। मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखिए विजिबल हो रहा है आपको? बढ़िया विजिबल हो रहा है। टेपेटम कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इस वजह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट लेयर के रूप में दिखेगी ये, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। तो हम इसे कह सकते हैं ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली मतलब क्या? मतलब मेटाबॉलिकली का क्या मतलब? मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। मतलब थोड़ी सी काम करने वाली चीज़ है ये, काम करने वाली चीज़ है। अब आती है मेन बात। मेन बात क्या? यहाँ की। अब ये मैंने जो अंदर जो बना दिया है ना, ये आपको बहुत सारे सेल्स आपस में गुच्छे के रूप में दिख रहे होंगे। कैसे रूप में दिख रहे हैं? गुच्छे के रूप में दिख रहे हैं। तो इन गुच्छों को क्या कहते हैं? इन गुच्छों को हम कह देते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू कह देते हैं। क्यों कह देते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू? सबसे पहली बात तो ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब देखो डिप्लॉइड सेल्स मिल गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी से हम लोग क्या बनाएंगे? अपने गैमेट बनाएंगे। तो समझ में आई ये बात? तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग सबसे पहले क्या बात करी? हमने एंथर की बात, हमने स्टेमन की बात करी। स्टेमन से हम लोगों ने 2 पार्ट में तोड़ा इसको। स्टेमन का जो फिलामेंट होता है वो कैसा होता है? थिन होता है, सिलेंडर होता है।
कैसा होता है, थिन होता है और सिलेंडर होता है। थिन मतलब पतला होता है, सिलेंडर मतलब पतला लंबा होता है, लॉन्ग भी लिख सकते हो। फिर हमने एंथर की बात करी, एंथर क्या होता है, अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड होता है। और हम इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, अब देखो स्पोरेंजिएट, अब यहाँ पे मैंने 4 स्पोरेंजिएट बताए थे ना, बिल्कुल बताए थे। अब मैं बता रहा हूँ कैसे बताए थे। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये पॉइंट। यहाँ पे होता है एक स्पोरेंजिया, कितना होता है, एक स्पोरेंजिया। ये जो चीज़ है यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे देखो ये एक और होता है, यहाँ पे एक और होता है। तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। अब सुनो, अब सुनो, ये हो गया। अब इसके बाद स्पोरोजेनस टिश्यू की बात आई। स्पोरोजेनस टिश्यू यानी कि डिप्लॉयड टिश्यू। डिप्लॉयड टिश्यू कैसे होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं माइटोसिस होगी, तो हम लिख सकते हैं अंडरगो माइटोसिस, सॉरी अंडरगो मियोसिस, गलती हो गई, अंडरगो मियोसिस, अंडरगो मियोसिस। इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस होगी। क्या होगा, मियोसिस होगी। तो समझे कुछ, थोड़ी सी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, ज़्यादा की तो उम्मीद नहीं रखता क्योंकि छोटा सा टॉपिक है ये। क्या बात हो रही है, मेल गैमेटोजेनेसिस की बात हो रही है। एंथर आपके सामने है, फिलामेंट आपके सामने है। एंथर की थोड़ी सी बात करी, फिलामेंट की थोड़ी सी बात करी। यहाँ पे बात आ रही है इन सब की, इस वाली चीज़ की। ये क्या है, हमने एंथर को हमने ऐसे तरीके से काट दिया, ऊपर से काट दिया है, ऊपर से हमने इसको काट दिया है। काटने के बाद क्या हो रहा है, देखो बेटा, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले एक प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होती है, जिससे कि जो बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना, जो बाहर के, देखो साइंटिफिक लैंग्वेज आ गई थोड़ी सी, फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहर के, इसके नहीं, इसको छोड़ के जो भी है वो सब बाहर का माना जाएगा, यानी फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये वाली जो लेयर है ना, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट लेयर है जो कि केवल प्रोटेक्शन देती है एंथर को। एंथर को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। इस प्रोटेक्शन के बदले ये हफ्ता वसूल करते हैं। हफ्ता कैसा, नरिशमेंट, नरिशमेंट मिलता है इनको, हफ्ता वसूल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली वाली लेयर, अगली वाली लेयर। ये कैसी होती है, ये बड़ी सी होती है। कैसी होती है, बड़ी सी होती है। इसके सेल के जो साइज़ होते हैं ना, वो बड़े बड़े होते हैं, यानी थिक सेल साइज़ होते हैं। कैसे होते हैं, थिक सेल साइज़ होते हैं, ठीक है जी, ओके। इसका नाम होता है एंडोथीशियम, ओके। अब इसके बाद ना 2 या 3 लेयर वाली, 2 से 3 लेयर वाली एक लेयर है जिसका हम नाम कहते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर कहते हैं, क्यों कहते हैं मिडल लेयर, देखो कोई अच्छा नाम तो मिल नहीं रहा था, कोई अच्छा नाम तो मिल नहीं रहा था, तो इन 2 चीज़ों के बीच में आ रही थी, तो हमने इसको मिडल लेयर बोल दिया, ठीक है जी, मिडल लेयर हो गई। देन हमारे पास आ जाती है टेपेटम। क्या आ जाती है, टेपेटम। टेपेटम देखो क्या है, टेपेटम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है एंथर की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है। टेपेटम के बहुत सारे काम हैं, जैसे कि एक काम ये आपके पास कैलेज एंजाइम बनाती है। अब कैलेज एंजाइम क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी समय बाद, अगले लेक्चर में आएगा कैलेज एंजाइम। सेकंड चीज़ क्या करती है, ये यूबिश ग्रैन्यूल बनाती है, यूबिश ग्रैन्यूल बनाती है। और यूबिश ग्रैन्यूल क्या होता है, बेसिकली एक्साइन बनती है उससे। अब वो क्या होती है आगे बताएंगे। और क्या करती है ये पोलन किट बनाती है। क्या बनाती है, पोलन किट बनाती है। पोलन किट क्या होती है वो भी आगे अब बताएंगे आगे, सबर करो, थोड़ा सा मजे लो टॉपिक के, मुझे भी मजे लेने दो तुमसे, ठीक है। ये हो गया, ये लेयर्स की तो हम लोगों ने बात कर दी। अब बेसिकली जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसकी बात करेंगे, बेसिकली गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रही है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ना इस लेक्चर को इतना रखते हैं, थोड़ा सा मज़े में रहो, इस चीज़ को समझो, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन करना तो मज़े में आता है, क्वेश्चन करने में तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, क्या दे,
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज, पहला टेपेटम, दूसरी आ जाएगी आपके पास एंडोथीशियम, एक आ जाएगी तीसरी, आपके पास तीसरी लेयर आ जाएगी एपिडर्मिस, चौथी लेयर आ जाएगी मिडल लेयर। आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज, कमेंट में आंसर लिखेंगे सभी लोग। क्या है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर? एंथर की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? एंथर की सबसे बाहर वाली लेयर हमारे पास कौन सी आ जाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्यों होती है? बिकॉज ये प्रोटेक्शन के काम करती है, इसलिए ये बाहर होती है। क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, एक ये हो गया। अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये जितनी भी हैं ये काम क्या करती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मैं थोड़ा सा ये बात बताता हूँ। देखो ये जो एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मिस है और दूसरी आपके पास एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम है और आपके पास मिडल लेयर है। ये तीनों लेयर क्या करती है? इन तीनों लेयर का एक कॉमन काम है, इन तीनों लेयर का एक कॉमन काम है जिसका नाम है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर। देखो कभी भी अगर आपको तीनों लेयर दे दे, अभी मैं दो क्वेश्चन लिखता हूँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, इसको यार इसको लिखो, इसको लिखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखवाइए, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अभी नहीं आया तो कभी ना कभी तो ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन लिखते हैं बढ़िया सा। चलो मिटा देते हैं। Which of the following layer is used for, which of the following layer is used for protection and dehiscence of anther? Epidermis, endothecium, C middle layer, चौथी टेपेटम, सॉरी चौथी ऑल। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया, देखो जैसे इसमें दे दिया चारों, तीनों दे दी और एक लिख दिया, ऑप्शन लिख दिया ऑल। क्या ऑप्शन लिख दिया? ऑल लिख दिया। बट अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाए, which of the following layer is used for dehiscence of anther, या फिर प्रोटेक्शन लिख लो, प्रोटेक्शन ऑफ
एंथर। इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, अगर मान लो मैंने लिख दिया एपिडर्मिस, बी मैंने लिख दिया एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, सी मैंने लिख दिया मिडल लेयर, डी मैंने लिख दिया टेपेटम। या फिर इस क्वेश्चन को भी सेम कर देता हूँ मैं इस वाली लाइन को मिटा देता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ एंथर। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों क्वेश्चन मैंने सेम लिखे हैं, फ़र्क कहाँ आया ऑप्शंस में, किस में फ़र्क आया ऑप्शंस में। ऑप्शन कैसे लिखे, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एंथर। एंथर की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी लेयर यूज़ होती है। देखो जब ये तीनों लिखे हों और नीचे एक ऑप्शन आ जाए ऑल का, ऑल का, अगर ऑल का ऑप्शन आ रहा है और ये तीन लिखे हैं, देखो इन तीन में से कौन कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। टेपेटम का नाम नहीं है, देखो टेपेटम का नाम नहीं है। अगर इन ऑप्शंस में से टेपेटम होती कोई, अगर मान लो तीन ऑप्शन लिखे होते, इनमें से कोई सी भी एक हट जाती और टेपेटम लिखी होती, तो हमको एपिडर्मिस मार्क करना होता, ठीक है। बट यहाँ पे इन तीनों लेयर की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों लेयर की अगर आ जाए ना, अगर ये तीनों लेयर साथ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ऑल आंसर लगा देंगे। क्या आंसर लगा देंगे, ऑल। बट अगर कोई ऐसा समय आ जाए, या तो ऑल लिख के एक इन दोनों में से कोई सी भी चेंज करके टेपेटम आ जाए, ऑल आ जाए और टेपेटम आंसर क्वेश्चन में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम एपिडर्मिस को मार्क करेंगे। किसको मार्क करेंगे, एपिडर्मिस को। अगर ऑल नहीं आता है तो हम किसको मार्क करेंगे, एपिडर्मिस को मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि मेन काम इसका है, तीनों लेयर आपस में मिलके ये काम करती तो हैं, बट मेन काम तो एपिडर्मिस का है ना। लेकिन अगर तीन भाई साथ आ जाएंगे तो भाई तीनों भाई को साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे हम इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म। अभी आपने जितना भी पढ़ा, जितना भी समझा, जितना भी करा, इसको अच्छे से रिवाइज़ करो, एनसीईआरटी को पढ़ो और डीप जाके क्वेश्चन करने की क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जहाँ तक है मैंने अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, अगले लेक्चर में और अच्छा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर कभी। राधे राधे।